हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। मेरा नाम बलदेव सिंह और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। किसके ऊपर गाइस? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। फसल बीमा योजना की आज बात करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में ही कि ये योजना लॉन्च कब हुई थी। कब हुई थी लॉन्च? यदि आपसे पूछे ये योजना लॉन्च कब हुई थी, तब याद रखना स्टूडेंट्स 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुई। कब हुई? 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई। ये इसकी जो ऑपरेशनली गाइडलाइन के बारे में पूछे, ऑपरेशनली गाइडलाइन इसकी कब रिलीज हुई, तो वो स्टूडेंट्स याद रखना 18 फरवरी 2016 को। दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो इसके जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया, ऑफिशियली लॉन्च किया गया कब? 13 जनवरी 2016 को। लॉन्च करने का क्वेश्चन आए तो लॉन्च कब हो रही है? 13 जनवरी 2016 के अंदर। बात करें इसके बाद ऑपरेशनली गाइडलाइन रिलीज हुई। जब गाइडलाइन इसकी रिलीज की गई, कब की गई? वो 18 फरवरी 2016 को की। किसने? बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किन के द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शेरपुर विलेज कहां पर है? सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर है। सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर है। अब आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री। किसकी? क्रॉप इंश्योरेंस की हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। किसकी हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं? क्रॉप इंश्योरेंस की हिस्ट्री के बारे में आगे बात कर रहे हैं। अब देखो क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट कब हुआ? भारत के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस होना स्टार्ट 1972 के अंदर हुआ। 1972 के अंदर। और सबसे पहले जो क्रॉप जिसका बीमा किया गया वो थी गाइस कॉटन। कॉटन ये लिखा हुआ ना, कॉटन। सबसे पहले कौन सी क्रॉप है जिसका बीमा हुआ? कॉटन। और हुआ किस राज्य में? गुजरात राज्य के अंदर सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस हुआ। अब हिस्ट्री की बात करें क्रॉप इंश्योरेंस। अब देखो 1972 की बात। ए बिगिनिंग इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज मेड बाय जीआईसी। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन 1972 बाय इम्प्लीमेंटिंग एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर कॉटन क्रॉप ऑन इंडिविजुअल अप्रोच। याद रखना, गुजरात भी याद रखना। कहाँ की घटना ये? गुजरात के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस सबसे पहले हुआ। कौन सी फसल का? कॉटन क्रॉप का। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद बात करते हैं 1979 की, 1979। तब कौन सी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट हुई है सभी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ही, बस नाम चेंज हो रहा है। पायलट आगे लगा दिया, पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, PCIS 1979। उसके बाद बारी आ रही है 1985 कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, CCIS, CCIS भी कह सकते हैं। उसके बाद 1998 की बात करें गाइस, तो इसको री लॉन्च कर दिया गया। देखो ध्यान से भाई, पहले 1985 को तो ये योजना स्टार्ट हुई CCIS वाली 1985 को, बाद में बंद कर दी गई, दोबारा फिर री लॉन्च की गई। कब? 1998 के अंदर इसको री लॉन्च किया गया। अब आ रही है देखो स्टूडेंट किसकी, इसके बाद सीक्वेंस वाइज है ना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात हो रही है सीक्वेंस वाइज। इसके बाद 1999 के अंदर NAIS स्कीम स्टार्ट की। NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS 1999 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? अभी 2010 के अंदर इसी स्कीम को मॉडिफाइड करके MNAIS नाम रख दिया गया। देखो 2010 मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, MNAIS। ये दोनों भी साथ में रहेंगे। देखो इनके दो का पेयर बन गया, इन दो का पेयर बन गया। इसको री लॉन्च कर दिया गया, इसको मॉडिफाइड यहाँ पर कर दिया गया। अब देखो जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्टार्टिंग हुई, तब ये दो स्कीमें जो चल रही थी NAIS व MNAIS, दोनों को आपस में इनको बंद करके बाद में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। देखो दिस स्कीम इनको रिप्लेस कर दिया गया। ये एग्जिस्टिंग टू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स NAIS एंड MNAIS, ठीक है, इनको बंद करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया गया। इनकी जगह रिप्लेस करके इस योजना को स्टार्ट कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट बताइए, नोट कर लीजिएगा। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जिन किसानों का KCC अकाउंट बना हुआ है, कहने का मतलब जिन्होंने लोन ले रखा है बैंक से, उन किसानों का तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाती है, ठीक है। उनका तो ये एक्टिव अकाउंट अपने अकाउंट में मतलब ऑटोमेटिक इनका ये बीमा हो जाता है। उनके अलावा जिन किसानों ने KCC नहीं ली, मतलब KCC वाला लोन नहीं लिया हुआ है, तो वो किसान अपनी इच्छा अनुसार वो ये लोन बीमा करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। देखो दिस स्कीम इज कंपलसरी फॉर लोनी फार्मर। जो लोनी फार्मर है उनके लिए तो ये स्कीम कंपलसरी है।
अवेलिंग क्रॉप लोन केसीसी अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स। जो नोटिफाइड क्रॉप्स होती है ना, हर जिले की अलग अलग नोटिफाइड क्रॉप्स होती हैं, वो बताऊंगा आगे जाकर क्या होती है। एंड वॉलेंट्री फॉर अदर्स, बाकी अदर्स के लिए जिनका केसीसी अकाउंट नहीं है तो उनकी इच्छा है वो अपना बीमा करवा भी सकते हैं, फसल बीमा, और नहीं भी करवा सकते हैं। इट कवर्स ऑल फूड ग्रेन, ऑयल सीड एंड एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। देखो ये कौन कौन से कवर करते हैं, फूड ग्रेन को कवर करते हैं, ऑयल सीड को कवर करते हैं, एनुअल कॉमर्शियल व हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इसको इनमें कवर किया जाता है। किसमें से गाइस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन फसलों को कवर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, देखो क्या ऑब्जेक्टिव, स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। जो फार्मर की इनकम है उनको स्टेबलाइज करना, ठीक है, किसान इसके डगमगाए ना, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया बने रहे। एंड टू इंश्योर देयर कंटिन्यूअस इन फार्मिंग, और जो भी उनको लॉस हुआ है उनकी पेमेंट उनको मिली जानी है यदि बीमा करवाया हुआ है तो। टू इंश्योर देयर कंटिन्यूअस इस फार्मिंग इन फार्मिंग, जो नई टेक्नोलॉजी वो यूज करना चाहता है खेत में वो घबराए ना, क्योंकि पेमेंट तो सरकार की तरफ से आई जानी है, इसलिए वही, ठीक है। दोबारा देखो, स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर टू इंश्योर देयर कंटिन्यूअस इन फार्मिंग। ओके गाइस, अब आगे बात करते हैं गिवन फंड इन दिस ईयर 2020। जब 2020 की बात करें तो इसके लिए सरकार ने कितना फंड दिया है फॉर रबी सीजन, टोटल प्रीमियम 3358.78 करोड़ रुपए, और खरीफ सीजन के लिए टोटल प्रीमियम 18,420.32 करोड़ रुपए प्रीमियम सरकार ने दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं गाइस मेजर हाईलाइट। जैसे अपने एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे IBPS AFO, तो उसमें तो डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन इन तीनों में से पूछा जाता है। बात और ये मेजर हाईलाइट्स की, स्टार लगा रखे हैं, देखो स्टार, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप्स 1.5% प्रीमियम होता है किसके लिए, रबी क्रॉप्स के अंदर। ये क्वेश्चन IBPS AFO में आ चुका है गाइस, ठीक है। प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप्स 1.5%, प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप्स 2%। खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम थोड़ा सा अधिक है। प्रीमियम फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 5%, इससे भी अधिक है। अब बात करते हैं प्रीमियम क्या होता है गाइस, किसकी बात कर रहे हैं, प्रीमियम। आधे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, लगभग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है प्रीमियम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या होता है। क्या स्टूडेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ नोटिफाइड क्रॉप्स की। हर राज्य के अंदर जो हर अलग अलग जिले होते हैं, हर जिले के अंदर DLC कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और वो कमेटी नोटिफाइड क्रॉप्स को डिसाइड करती है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि हर जिले के अंदर नोटिफाइड क्रॉप्स मतलब जिनका उत्पादन अधिक होता है, वे फसलें जो मुख्यतः उस एरिया में लगाई जाती हैं, वो क्या होती है, नोटिफाइड क्रॉप। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के गंगानगर जिले की, गंगानगर जिले की मैंने मान लिया नोटिफाइड क्रॉप्स कौन सी है, गेहूं मान लो आप। गेहूं बहुत बढ़िया उत्पादन होता है इस एरिया में, गेहूं को मान लिया आपने क्या, नोटिफाइड क्रॉप। कौन सी अपनी नोटिफाइड क्रॉप आप मानो, व्हीट अपनी नोटिफाइड क्रॉप्स है गाइस, ठीक है। अब इसके लिए सम इंश्योर्ड डिसाइड किया जाता है कमेटी के द्वारा, या फिर इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है उसके लिए सम इंश्योर्ड माना कि सम इंश्योर्ड इन्होंने 70,000 रुपए पर हेक्टर मान लिया, 70,000 रुपए प्रति हेक्टर इन्होंने सम इंश्योर्ड मान लिया। क्या गाइस, सम इंश्योर्ड मतलब कहने का अधिकतम पर हेक्टर में इस एरिया में अधिकतम पर हेक्टर पर 70,000 रुपए सरकार पे कर सकती है, 70,000 रुपए अधिकतम पे कर सकती है। वैल्यू किसकी, ये 100% की वैल्यू है। बट गाइस 100% लॉस कभी होता ही नहीं है, क्योंकि 100% लॉस होता नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत होगा 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100% लॉस होना बहुत ही कम देखने को मिलता है। माना कि सम इंश्योर्ड आपने कितना मान लिया, 70,000 रुपए, किसका, व्हीट क्रॉप का, ठीक है। अब बात करें 1.5% प्रीमियम, किसान को 70,000 का 1.5% देना होगा। जब आपने फसल बीमा योजना बीमा करवाना है फसल का, तो आपको रबी क्रॉप्स के लिए गेहूं की बात करनी है, 70,000 का 1.5% प्रीमियम 1,050 रुपए यदि आप सरकार को दोगे तो आपका ये बीमा हो जाएगा। और याद रखना गाइस, बीमा करवाना है फसल बुआई के 5 दिन पहले, 5 दिन तो पहले होना ही चाहिए ये बीमा। ये नहीं फसल की बुआई कर चुके हो, अब महीना 2 महीने बीत चुके हैं और आप फसल बीमा करवाने जा रहे हो, नहीं, ठीक है। तो लगभग 5 दिन पहले तक आप बीमा करवा लेना चाहिए आपको, और बीमा 5 दिन बाद तक करवा लेना चाहिए। अब देखो, जैसे प्राकृतिक आपदा कोई भी आ रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो आप 72 घंटे के मध्य डिपार्टमेंट को जानकारी दोगे कि हाँ भी हमारे इस एरिया में प्राकृतिक आपदा आ चुकी है। कितने घंटे गाइस, 72 घंटे के मध्य 72 घंटे के मध्य आप जानकारी दे दोगे,
72 घंटे के मध्य आपने यदि जानकारी दे दी तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। यदि आप लेट हो गए तो मुश्किलें आपके लिए खड़ी होंगी और किसी के लिए। और इसके बाद मैं बताना भूल गया, और ये खरीफ 2016 से लागू, मैंने बताया था जनवरी और फरवरी की बात नहीं हुई थी लॉन्च वाली, ठीक है। और खरीफ 2016 से लागू। यदि सीजन की पूछे तो खरीफ 2016, रबी की बात नहीं, खरीफ 2016 से है लागू की है गाइस। इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे कवरेज ऑफ रिस्क। कवरेज ऑफ रिस्क, अब देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बात कर रहे हैं कवरेज ऑफ रिस्क की। अब देखो क्या है, प्राकृतिक आपदा कोई भी आती है, अतिवृष्टि होती है, सूखा आता है, कोई भी कंडीशन आती है, कोई वाइल्ड एनिमल भी अटैक कर देता है, फसलों को नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, तो अपने को सरकार या इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने को फसल बीमा करवाएगी प्रोवाइड, और अपने को जो बेनिफिट है वो देंगी, ठीक है। तो कवरेज ऑफ रिस्क, इसमें कवर कौन कौन से रिस्क हैं जो कवर करते हैं, इसमें देखो प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग और जर्मिनेशन रिस्क। अब देखो जैसे आप फसल की कोई बुआई करते हो, बुआई करने के बाद क्या है, बुआई अभी की आज ही किया और ऊपर से बारिश होगी, बारिश होने के बाद बीज अपना, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बीज अपना करंट हो गया, तो बीज करंट होने के बाद अपने को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना स्टूडेंट्स, नुकसान हो रहा है। तो इसके अंदर वो नुकसान भी कवर किए जा रहे हैं। दोबारा देखो प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग और जर्मिनेशन रिस्क, और वो रिस्क है ये भी इसमें कवर किए जा रहे हैं। उसके बाद देखो मिड सीजन एडवर्सिटी, मिड सीजन एडवर्सिटी, मान लो आपकी फसल है जो अब अपना सीजन है मेन मिड आ चुका है, जो फसल बढ़िया ग्रोथ कर चुकी है और मतलब आज बीच में आ चुकी है लगभग, तो वो भी इसके अंदर रिस्क है। इस समय बारिश होती है, कोई नुकसान होता है, वाइल्ड एनिमल का अटैक होता है, कुछ भी है, बसों के द्वारा नुकसान फुल होता है, तो अब इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है, मिड सीजन एडवर्सिटी। उसके बाद देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब देखो कटाई करने के बाद फसल की आपने मेन कटाई कर दी, पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के उपरांत लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवरेज इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग। एक मेन कंडीशन ये है कि आपने कटाई कर ली, कटाई करने के बाद भी यदि 14 दिन तक, 14 दिन तक, कितनी गाइज 14 डेज तक भी यदि कोई आपकी फसल को नुकसान होता है, यदि खेत में आपके दाने या फसल पड़ी रहे, यदि आपकी उपज या बंडल वगैरह कुछ भी खेत में 14 दिनों तक भी यदि कोई नुकसान होता है, तो इसमें बीमा कंपनी अपने को बेनिफिट देगी। याद रखना कितने, 14 दिन तक भी नुकसान इसमें का। दोबारा देखो कवरेज इज अवेलेबल ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के 14 दिनों तक भी यदि कोई रिस्क है, कोई नुकसान हो रहा है, फिर भी अपने को बीमा कंपनी बेनिफिट देगी। अब देखो उसके अलावा और क्या कवर हो रहा है, लोकलाइज्ड कैलेमिटीज। अब कुछ एरिया होता है जहां पर सूखे की संभावना पाई जाती है, जैसे राजस्थान की वो लोकलाइज्ड कैलेमिटी है, सूखे की संभावना, कहीं पर अतिवृष्टि की संभावना होती है, कहीं नदियां जाती है बड़ी बड़ी, वहां पर कैलेमिटी की संभावना रहती है, जैसे समुद्र का किनारे या किनारा है तमिलनाडु वगैरह ना, वहां भी नेचुरल कैलेमिटी देखने को मिलती है। यदि नेचुरल जो कैलेमिटीज है उनसे भी यदि कोई नुकसान हो रहा है तो भी इसमें कवर किया जाए। एड ऑन कवरेज फॉर क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल, यदि कोई जंगली एनिमल भी यदि नुकसान अपनी फसल को पहुंचा रहा है तो भी इसमें बेनिफिट अपने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, देखो सबसे पहले बात क्या है, यदि जर्मिनेशन रिस्क, सबसे पहली बात करें जर्मिनेशन रिस्क को भी इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि करें अपने मिड सीजन वाले, मिड सीजन की बात करें, यदि मिड सीजन में भी यदि कोई नुकसान हो रहा है तो अपने को तो भी बेनिफिट इसमें मिल रहा है। उसके बाद देखो नंबर 3 पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, कटाई के उपरांत भी यदि नुकसान हो रहा है तो भी अपने को बेनिफिट मिल रहा है। जहां से देखो अभी अपने बुआई की है, बुआई करने के बाद भी कोई अपने को दिक्कत आई है, ठीक है, तो अपने को बेनिफिट इसमें मिल रहा है। उसके बाद देखो मिड सीजन, अब ग्रोथ हुआ है फसल का तो भी अपने को इसमें बेनिफिट मिल रहा है। अब कटाई कर ली, कटाई के बाद भी अपने को बेनिफिट मिल रहा है। तो याद रखना बीमा फसल का जरूर करवाना चाहिए। ये देखो कितना है, तो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने को यहाँ पर लाभ मिल रहा है, तो फसल बीमा जरूर करवाना चाहिए। जब NAIS स्कीम चल रही थी ना, NAIS व MNAIS ये स्कीमें चल रही थी, तब क्या था, इनके अंदर ये कमियां थी, इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, इनकी कमियां थी। क्या कमियां थी कि इसके अंदर जो कुछ एरिया, कितना लगभग 25% एरिया की जो फसलें हैं उन्हीं का बीमा हो पाता था, लगभग 25% की। और यहाँ पर टारगेट रखा गया लगभग, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें टारगेट रखा गया 50% एरिया तो कम से कम कवर होना ही इसमें चाहिए। ये टारगेट रखा किसमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो टारगेट देखो ये कैसे बुरा होगा, जब ऐसी स्कीम आपके सामने होगी, लाभकारी स्कीम आपके सामने आएगी, तो ऑटोमेटिक किसान यहाँ पर इस बीमा को करवाएंगे।
तो सभी को ये बीमा करवाना चाहिए। जो केसीसी होल्डर है उनका तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, बाकी अन्य किसान अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद देखो नंबर ऑफ फार्मर इंश्योर्ड। अब देखो नंबर ऑफ फार्मर इंश्योर्ड, सबसे ज्यादा फार्मर इंश्योर हुए हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के, फिर मध्य प्रदेश के, राजस्थान के। इंश्योर्ड फार्मर है सबसे, ठीक है, सबसे अधिक जो इंश्योर्ड फार्मर है कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के। अब देखो कितने एक्टिव लोग होंगे, जो मध्य प्रदेश के लोग कितने किसान हैं जो एक्टिव हैं, जिन्होंने बीमा करवाया सबसे अधिक। उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान। और नंबर ऑफ फार्मर बेनिफिट, जिनको बेनिफिट सबसे मिला है अधिक, वो है महाराष्ट्र के ही किसान है। जब ये इन्होंने इंश्योरेंस सबसे ज्यादा अधिक करवाया तो बेनिफिट भी इनको ही मिलेगा ना, यदि कोई कैलेमिटी आती है, कोई किसी नुकसान हो तो। उसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी गाइस कंप्लीट होती है। कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हो। ओके, बाय बाय।